डियर स्टूडेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग के आज के लेक्चर में हमने हमारा टॉपिक सर्विस कॉस्टिंग रखा है। सर्विस कॉस्टिंग को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी कहते हैं। देखिए, अभी तक के लेक्चर्स के अंदर हम जो कॉस्ट असर्टेन करते आ रहे हैं वो पर्टिकुलर जो टेंजिबल पार्ट है गुड्स की उनकी निकालते आए हैं, उनकी कॉस्ट को असर्टेन करते आए हैं। अब हम जब जा रहे हैं तो वो हम इंटेंजिबल पार्ट यानी जो सर्विसेज हैं उनकी कॉस्ट को असर्टेनमेंट करने जा रहे हैं। तो टेंजिबल पार्ट और इंटेंजिबल पार्ट दोनों की हम क्या करते हैं, कॉस्ट को असर्टेन करते हैं ताकि हम उसके ऊपर एक सही प्रॉफिट परसेंटेज जोड़कर प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट में कंज्यूमर तक पहुंचाकर प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, अभी तक जो टेंजिबल पार्ट था गुड्स का, उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के मेथड देखे, जिसमें हमने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स जो है दो प्रकार की होती है। एक स्पेसिफिक ऑर्डर कंसर्न्स होती है और एक मास प्रोडक्शन की होती है। मास प्रोडक्शन में क्या होता है कि रेगुलरली आपका प्रोडक्शन बड़े स्तर पर स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में होता रहता है, और स्पेसिफिक ऑर्डर में जो बेसिकली पर्टिकुलर कंज्यूमर परफेक्ट कंज्यूमर के अकॉर्डिंग हमें ऑर्डर दिए जाते हैं, हम उसके स्पेसिफिकेशन का अकॉर्डिंग बनाते हैं। इसमें कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट हमारा पहले से फिक्स नहीं होता, कंज्यूमर जैसा बोलता है उसके हिसाब से हम बनाते हैं। जिसमें हमने डिस्कशन किया कि जॉब कॉस्टिंग हो गई, बैच कॉस्टिंग हो गई, है ना, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गई, इसके बारे में डिस्कशन किया। फिर जब हम मास प्रोडक्शन की तरफ गए तो हमने कहा यहाँ पर हम यूनिट कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, इन मेथड का यूज करके पर्टिकुलर यहाँ इस प्रकार के प्रोडक्ट्स का हम क्या करते हैं, कॉस्ट का असर्टेनमेंट करते हैं, प्रॉफिट का असर्टेनमेंट करते हैं। अब चूंकि हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, इनटेंजिबल पार्ट की बात कर रहे हैं, यानी सर्विसेज की बात कर रहे हैं। तो सर्विसेज की कॉस्ट को कैसे असर्टेन किया जाए, ये भी बड़ा एक टिपिकल काम है। तो उसके लिए एक मेथड बनाया गया सर्विस कॉस्टिंग का। तो सर्विस कॉस्टिंग के अंदर हम बेसिकली पर्टिकुलर किसकी बात करेंगे कि सर्विसेज की कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाए, और कैसे उनको उनको किस यूनिट के अंदर मेजर किया जाए सर्विसेज को, है ना, उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। उसके अंदर हम किस प्रकार से सर्विस कॉस्ट स्टेटमेंट बनाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कॉस्टिंग ऑफ सर्विस में देखो कितने इसमें इंक्लूड किए हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, होटल एंड लॉज सर्विसेज है, हॉस्पिटल सर्विसेज है, आईटीज एंड आईटीज सर्विसेज है, टोल रोड से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, इंश्योरेंस से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एंड अदर्स। तो इतने प्रकार की सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं उसकी कॉस्ट निकालना हमारे लिए जरूरी होता है। तो उसके लिए हम बेसिकली एक मेथड बनाया हुआ है सर्विस कॉस्टिंग का, उसको यूज करके क्या करते हैं, उसकी कॉस्ट को मेजर करते हैं। आइए बात करें हम एप्लीकेशन ऑफ सर्विस कॉस्टिंग की। देखो, सर्विस कॉस्टिंग दो प्रकार के फॉर्मेट में होती है। जैसे एक होती है इंटरनल सर्विस और एक होती है एक्सटर्नल सर्विस। देखो, इंटरनल सर्विस क्या, बेसिकली इसे हम कहते हैं सपोर्ट सर्विसेज। सपोर्ट सर्विसेज मीन्स ये एक, देखो कॉस्ट के अंदर सेंटर्स होते हैं तीन प्रकार के, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होता है, कॉस्ट सेंटर होता है, प्रॉफिट सेंटर होता है ना। तो यहाँ पर देखो, ये हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इसको इंटरनेट सर्विस को कहते हैं, क्योंकि ये क्या एक सपोर्ट सर्विस होती है किसकी, जो फाइनल सर्विस हम कंज्यूमर को देंगे उस सर्विस की ये सपोर्ट सर्विस होगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सपोर्ट सर्विसेज के रूप में इसमें दिया रखा है कि कैंटीन एंड हॉस्पिटल फॉर स्टाफ, जो बॉयलर हाउस फॉर सप्लाइंग स्टीम टू प्रोडक्शन, है ना। यानी कि ये जो फाइनल सर्विसेज है उसके रूप में नहीं होगी, है ना, जो कंज्यूमर को हम सीधे प्रोवाइड करेंगे, बट उसकी सपोर्ट उसको कंप्लीट करने के लिए इनको होना जरूरी है। तो ये इंटरनल सर्विसेज कहलाती है। दूसरी जो एक्सटर्नल टाइप की होती है, एक्सटर्नल वर्किंग जहाँ होती है, वहां पर्टिकुलर किसकी होती है, जैसे हम सीधा उसको प्रोवाइड करेंगे कंज्यूमर को। जैसे क्या हो गया, पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गई, तो हम ये किसके सीधे हॉस्पिटल सर्विसेज हो गई, हम क्या करेंगे सीधे ही पर्टिकुलर जो हमारा कंज्यूमर है उसको हम सीधे रूप में प्रोवाइड करेंगे। अब इसके बेक में इसको सपोर्ट करने की जो सर्विसेज होती है वो इंटरनल सर्विसेज होती है नहीं। चलिए, अब यहाँ पर जो बेसिकली बात करते हैं कि अभी तक हमने जो टेंजिबल पार्ट गुड्स की बात की, तो गुड्स को जिस गुड्स के जो प्रोडक्शन का जो मेजरमेंट जो होता है वो जिस रूप में होता है उसी तरीके का उसका मेथड लगता है। यदि हम जो गुड्स है उसका प्रोडक्शन हम प्रोसेस में मेजर कर रहे हैं तो हम प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज करते हैं, यूनिट में मेजर कर रहे हैं यूनिट कॉस्टिंग लगाते हैं। तो यहाँ पर भी हम बात करते हैं कि सर्विस जो है उसकी यूनिट कौन सी होगी, कॉस्ट यूनिट कौन सी होगी, जिसके लिए बेसिकली कुछ इंडस्ट्रीज हमें दे रखी है और उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि भाई इन इंडस्ट्री के लिए ये यूनिट को हो सकती है। जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए बता रखा है कि पैसेंजर्स किलोमीटर हो गए हैं,
है ना? अगर लोडिंग वगैरह है, गुड्स कैरीज करने वाले का है तो क्विंटल किलोमीटर हो गया, टन किलोमीटर हो गया। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है तो किलोवाट्स आवर्स हो गए। हॉस्पिटल की बात करें हम तो पेशेंट्स पर डे हो गए, रूम पर डे हो गए, पर बेड जो है उसका रेट हो गया। कैंटीन की बात करें तो पर आइटम पर मील हो गया। सिनेमा जैसे पर टिकट। होटल्स गेस्ट गेट्स जो गेस्ट के डेज है, रूम डेज हो गए। कैंटीन की, सिनेमा की हो गई, होटल की बात हो गई। बैंक फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए पर ट्रांजेक्शन्स पर सर्विसेज हो गई। एजुकेशनल सर्विसेज के लिए पर कोर्स, पर स्टूडेंट, पर बैच रिगार्डिंग हो गई। आईटी एंड आईटीएस के लिए कॉस्ट पर प्रोजेक्ट हो गया। इंश्योरेंस के लिए पर पॉलिसी पर क्लेम वगैरह हो गया है ना। तो ये क्या पर्टिकुलर है, कुछ एग्जांपल बता रखे हैं कि भाई इस इंडस्ट्री के लिए ये जो है कुछ सर्विस यूनिट, कॉस्ट यूनिट हो सकती है। अब जैसे हम इसकी प्रोसीजर के लिए बढ़े कि भाई हमें कहाँ पहुंचना है, कि हमें सर्विस कॉस्ट का स्टेटमेंट बनाना है और पर्टिकुलर सर्विस की कॉस्ट को असरटेन करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, है ना। सबसे पहला इसका जो होता है वो क्या होता है, पार्ट कलेक्शन ऑफ एक्सपेंस। सबसे पहला हमारा ये काम है कि हमें क्या करना है, जो भी खर्चे उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए लगे हैं उसको कलेक्शन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो ट्रांसपोर्ट के अंदर जैसे हमारा काम क्या है कि भाई सवारी को यहाँ से लेके दूसरी जगह जाना, तो क्या होता है कि उनका एक्सपेंसेस का कलेक्शन कहाँ से करें। तो बेसिकली इनके लिए क्या होती है, डेली लॉग बुक रखी जाती है। लॉग बुक के अंदर ड्राइवर क्या करता है, उसको पूरा मेंटेन करता है कि कितने ट्रिप उसने इस पर्टिकुलर डिस्टेंस से इस डिस्टेंस किए, कितना डीजल का हुआ, कितना क्या है। तो वो सारा खर्चा उसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, कब गाड़ी चली कब नहीं चली, वो सारी इसके अंदर मेंटेन होती है। तो मालिक को ये भी पता रहता है कि आइडल टाइम कौन सा है क्या नहीं है ना। तो कलेक्शन ऑफ एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ, एक बेसिक छोटा सा एग्जांपल है कि हम डेली जो है लॉग बुक भरते हैं तो उससे हम खर्चे का अनुमान लगाते हैं, उसको हम उस खर्चे के बारे में पता चलता है। फिर बात आती है कलेक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस हमने यहाँ पर एक्सपेंसेस को कुछ भागों में डिवाइड किया। हमने इसमें तीन पार्ट बटे हैं। एक बता रखा है स्टैंडिंग चार्जेज या फिक्स कॉस्ट जिसे कहते हैं आप। एक हमने बोल रखा है वेरिएबल कॉस्ट या रनिंग कॉस्ट जिसे कहते हैं हम। एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट। ये तीन प्रकार की कॉस्ट हमने यहाँ पर क्लासिफाई कर रखी है। जिससे अब फिक्स कॉस्ट के अंदर या स्टैंडिंग चार्जेस के अंदर जो बेसिकली पीरियडिकल बेसिस होती है, जैसे ड्राइवर की सैलरी हो गई, कंडक्टर की सैलरी हो गई, ऐसे एग्जांपल लिया है, ठीक है। डिप्रेशिएशन हो गया जो फिक्स्ड है, टैक्सेस हो गए हैं, है ना, जैसे और लाइसेंस फीस हो गई है, इंश्योरेंस का पैसा हो गया, इंटरेस्ट का पैसा हो गया है, कहीं इंटरेस्ट लिया है हमने कोई फाइनेंशियल के लिए तो वो खर्चा हो गया। तो ये क्या होता है, पीरियडिकल बेसिस होते हैं और फिक्स होते हैं। अब रनिंग कॉस्ट और सेमी वेरिएबल मेंटेनेंस कॉस्ट जिसे हम सेमी वेरिएबल कहते हैं, इनके रिगार्डिंग क्या है कि जो वो ऑपरेटिंग होगी, जो सर्विसेज हम उसको प्रोवाइड करेंगे तो उसके ऑपरेशन से संबंधित सारे खर्चे इसके अंदर आते हैं। जैसे अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पेट्रोल और डीजल का खर्चा हो गया, लुब्रिकेंट्स ऑयल हो गया, है ना, वेजेस टू ड्राइवर हो गया, कंडक्टर हो गया, है ना। ये सारे जो हैं बेसिकली किससे रिलेटेड हो गए, ऑपरेशन एक्टिविटी से, या जिसे हम कह सकते हैं कि वेरिएबल एक्टिविटी से रिलेटेड है, इसलिए इसके खर्चे कौन से कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। जैसे सेमी वेरिएबल भी होते हैं। सेमी वेरिएबल मतलब कुछ पार्ट तो इसका फिक्स्ड होता है, कुछ पार्ट जो होता है खर्चे का वो कौन सा होता है, वेरिएबल होता है। जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का इसने एग्जांपल दिया है, टायर्स का दिया है, स्पेयर्स का दिया है। तो ये कुछ खर्चे हैं जिनको हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। हम जो बात कर रहे हैं बेसिकली एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, सीधा ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल ले रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है उनका एग्जांपल लेके ही चल रहे हैं। तो ये सारे खर्चे भी रिलेटेड टू उसी से रिलेटेड हमें दिख रहे हैं। अब दूसरा जो इसका तीसरा पार्ट है, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कॉस्ट ऑपरेटिव कॉस्ट यूनिट को सिलेक्ट करना होगा। जैसे हमने ट्रांसपोर्ट के लिए अंदर पढ़ी है कि यहाँ बेसिकली क्या होगा, हमारे पास पैसेंजर किलोमीटर्स वगैरह ये होंगे। तो यहाँ पर हम कॉस्ट यूनिट को कैसे सिलेक्ट करेंगे, कैसे निकालेंगे, इसके बारे में बता रखा है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, दो कॉस्ट यूनिट कैलकुलेट कर, कॉस्ट यूनिट को भी दो डिवाइड पार्ट में डिवाइड किया। एक बता रखा सिंपल और एक बता रखा कंपोजिट, है ना। जब हमारा लोकेशन जो है या डिस्टेंस जो है या जो टाउन है जहाँ से हम सर्विसेज अवेलेबल कराते हैं वो फिक्स्ड है, और वह एक ही जगह से हम हमारे सामान या फिर हमारे यात्रियों को उठाते हैं और लास्ट उसी फाइनल जगह पे ही इसको ड्रॉप करते हैं। बीच में ना तो उतारना होता है ना चढ़ाना होता है। इस प्रकार का अगर किसी हम सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे हम उदयपुर से जोधपुर की बात करें तो उदयपुर से सवारी आप बैठेगी और सीधे जोधपुर उठेगी, इसके बीच में न तो कोई सवारी चढ़ेगी और ना ही कोई उतरेगी। तो इस प्रकार की अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं तो हम वहां पर सिंपल कॉस्ट यूनिट को यूज करते हैं। परंतु जब हमारा ये होता है कि उदयपुर से गाड़ी चलेगी, सवारियां बैठेगी, वो बीच में कहीं पे भी उतर सकती है ना, पाली उतर सकती है, और भी दूसरे कोई गांव आते हैं तो वहां उतर सकती है।
तो उस दौरान वो उस कंडीशन में, और हम बीच से सवारी उठा भी सकते हैं। तो इस प्रकार की जो सर्विसेज अगर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, है ना, ध्यान रहे, तो वहां पर हम जो है सिंपल कॉस्ट यूनिट यूज ना करके कौन सी करते हैं, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट यूज करते हैं। और जब हम कंपोजिट कॉस्ट यूनिट कैलकुलेट यूज करते हैं तो वहां पर भी हमारे पास दो अल्टरनेट है कि वहां हम एक एब्सोल्यूट बेसिस पे या वेटेड एवरेज बेसिस पे पर्टिकुलर हम क्या करते हैं, किलोमीटर्स इनकी कैलकुलेट करते हैं। और दूसरा जो है कि हम एक कॉमर्शियल बेसिस जो है उसका भी यूज करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं वेटेड एवरेज और एब्सोल्यूट बेसिस की, इसके अंदर क्या किया जाता है कि हम क्या करते हैं, जैसे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि यदि हम सवारी है, या तो हमारे साथ सवारी हो सकती है या हम माल का सप्लाई कर सकते हैं, दोनों प्रकार की ट्रांसपोर्ट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो या तो क्या हो सकता है कि भाई जैसे हम सवारी की बात करें तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में गए तो वहां की डिस्टेंस कितनी थी और वहां पर जो हमने वेट ढोया वो कितना था, है ना। और दूसरे से तीसरे प्लेस पे गए तो वहां पर डिस्टेंस कितना था और उसका वेट कितना था। ऐसे हम अगर तीसरे प्लेस पे जाते हैं तो वहां का डिस्टेंस कितना था और वहां पर माल कितना ढोया था वो। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं वेट से, है ना। अगर जितनी प्लेसेस होगी उसके हिसाब से, दो प्लेस होगी तो दोनों का वेट और मल्टीपल करेंगे, और यदि तीन है तो तीन का करेंगे, चार है तो चार का करेंगे, और फिर उनको जोड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ उदयपुर से कोई ट्रक 100 किलो का सामान लेकर जोधपुर के लिए निकला, तो यहाँ से हम नाथद्वारा गए, वहां पर हमने क्या किया, कुछ माल खाली कर दिया, है ना। कितना कर दिया, 20 किलो खाली कर दिया। तो उदयपुर से नाथद्वारा का डिस्टेंस 50 किलोमीटर हुआ, तो 50 किलोमीटर तो डिस्टेंस हो गया, एक प्लेस हो गया, है ना। और वहां पर कितना माल ढोया भाई, 100 किलो माल ढोया, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, उदयपुर से इसकी डिस्टेंस 50 किलोमीटर हो गई और माल ढोया 100 किलो, तो इन दोनों को मल्टीपल कर दे। अब नाथद्वारा से सीधा माल उतर रहा है कहां पर, पाली। तो पाली का डिस्टेंस कितना हो गया साहब, 150 किलोमीटर हो गया। तो 150 किलोमीटर हो गया और कितना माल ढोया, 80 किलो, क्योंकि 20 तो पहले उतार दिया था अपन ने। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 150। अब सीधा कहाँ जाएंगे, हम जोधपुर ही जाएंगे। तो पाली से सीधा हम कहाँ गए, माल कहाँ गया, जोधपुर गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना उतार दिया हमने, मान लेते हैं हमने 30 किलो और उतार लिया, कहाँ पर, पाली में। तो अब बचा कितना माल, 50 किलो बचा। अब 50 किलो, और पाली से जोधपुर जो है वो मान लेते हैं हम 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर वो हो गया। और कितना माल ढोया, 50। तो अब आपके पास तीन प्लेस हो गए, एक तो उदयपुर से चला, नाथद्वारा उतरा, नाथद्वारा से पाली गया, पाली से जोधपुर गया। तो उदयपुर से नाथद्वारा की डिस्टेंस कितनी थी साहब, 50 थी, माल कितना ढोया, 100। तो हम करेंगे 50 × 100, एक हो गया। प्लस फिर क्या करेंगे कि नादर से पाली इसकी डिस्टेंस कितनी है कि 150 किलो, 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय कितना माल ढोया, कि 20 यहाँ उतार दिया था साहब, तो 80 माल ढोया। तो वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 150 × 80। देन उसके बाद हम कहाँ बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट प्लेस की तरफ, कि भाई यहाँ पर पाली पर कितना माल उतार दिया, कि हम कह रहे हैं कि 30 किलो माल उतार दिया। अब कितना बचा, 50 किलो। अब वो पाली से कहाँ जा रहा है, जोधपुर जा रहा है, ठीक है। वहां की डिस्टेंस कितनी है, 100 है। तो 100 × 50 कर देंगे। तो ये जो तरीका है वो कौन सा है, वेटेड एवरेज या एब्सोल्यूट बेसिस मेथड है। इस मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं, 10 किलोमीटर को कैलकुलेट कर लेते हैं, और अगर ऐसी पैसेंजर्स है तो पैसेंजर्स को भी इसी प्रकार से कैलकुलेट कर लिया जाएगा। देन उसके बाद इसका एक कॉमर्शियल सिंपल एवरेज या कॉमर्शियल बेसिस भी होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, किलोमीटर्स जो है उनका हम क्या करते हैं, टोटल लगाते हैं, और जो वेटेड है, वेट है जितना है, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, उसका एवरेज निकाल देंगे। कैसे, जैसे यहां से जोधपुर की डिस्टेंस कितनी हो गई, हमने कहा नाथद्वारा की 50 हो गई, पाली कितनी हो गई, 150 हो गई, और 100 हो गई। तो 100 50 150 कितनी होगी, 300 किलोमीटर हो गई। तो 300 किलोमीटर लिख लेंगे हम, डिस्टेंस उदयपुर से जोधपुर। मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, वेट। वेट कैसे, जैसे यहाँ पर फर्स्ट डिस्टेंस में कितना वेट था, 100 था। सेकेंड डिस्टेंस में कितना था, 80 था। थर्ड डिस्टेंस में कितना था, 50 था। हम तीनों को जोड़ देंगे, 100 प्लस 80 प्लस 50, और डिवाइड कर देंगे कितना, एन नंबर ऑफ आइटम, यानी कि 3 से। 3 प्लस 3 डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, एवरेज आ गया। अब इस एवरेज को क्या कर देंगे, इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये एक और तरीका है जहां पर हम दूसरा यूज कर सकते हैं। तो हम एब्सोल्यूट मेजर को भी कैलकुलेट, एब्सोल्यूट जो है डिस्टेंस उसको भी कैलकुलेट करते हैं, और हम चाहे तो कॉमर्शियल बेसिस को भी हम यूज कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तरीका है ना।
जो यूनिट सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पर दोनों यूनिट, एक सिंपल भी होती है, कंपोजिट भी होती है। अगर कंपोजिट यूज कर रहे हैं तो हम इस तरीके से यूज करेंगे। ये भी ध्यान होना चाहिए सिंपल कहाँ यूज होगी, कंपोजिट कहाँ यूज होगी। आइए अब इसका जो पार्ट है, प्रिपेयरिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट। अब हम ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं, जहां पर हम क्या करेंगे, ये जो खर्चे हमने लिखे हैं इन खर्चों को क्या करेंगे, स्टेटमेंट के अंदर रखेंगे और वहां कैलकुलेशन करेंगे हम। जैसे हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम इफेक्टिव पैसेंजर्स किलोमीटर्स की कैलकुलेट करते हैं। तो ये कैलकुलेशन हम करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, इससे पैसेंजर किलोमीटर्स कैलकुलेट करेंगे और जो खर्चे हैं उसमें डिवाइड करके पैसेंजर पर किलोमीटर उसका निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड वन वे, नंबर ऑफ ट्रिप्स पर डे कितनी कर रहे हो आप, कितना डिस्टेंस है, नंबर ऑफ डेज ऑपरेटेड इन अ मंथ और ईयर, अगर मंथली निकालते हो, ईयरली निकालते हो, जो भी बेसिस है आपका, कितने डेज वो ऑपरेटिंग होती है, सिटिंग कैपेसिटी कितनी है वहाँ की, है ना, और कितनी ऑक्यूपाई रेट, ऑक्यूपेंसी रेट कितनी है, कितना परसेंट सीट हम यूज करते हैं कि मतलब गाड़ी जो जाती है वो कितने परसेंट तक भरी हुई जाती है, ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है ना। तो हम यहाँ पर बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं और पैसेंजर्स किलोमीटर्स की बात कर रहे हैं कि पर पैसेंजर कितना अमाउंट खर्चा आता है उसके निकालने की बात कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट को मेजर कर रहे हैं। तो अब हमने कुछ एग्जाम्पल भी लिया, उसको भी हम करके देख लेते हैं। जैसे एक ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी इज रनिंग 5 बसेस, कितनी 5 बसेस चलाती है, बिटवीन 2 टाउन विच आर 50 किलोमीटर अपार्ट, जो दोनों एक दूसरे से 50 किलोमीटर दूर है। सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 50 पैसेंजर्स, 50 जने बैठ सकते हैं। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर ऑब्टेन फ्रॉम देयर बुक्स फॉर अप्रैल 2020। वेजेज ऑफ ड्राइवर, कंडक्टर्स और क्लीनर्स इतना अमाउंट है। सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ इतनी है। डीजल्स, ऑयल एंड अदर ऑयल है 35,000, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का 8,000, टैक्स एंड इंश्योरेंस से 16,000, डेप्रिशिएशन हो गया 26,000, इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस हो गए 20,000। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अलग कर देते हैं और जो सॉरी डायरेक्ट क्या, फिक्स एक्सपेंस को अलग करके हम जो ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंस उनको अलग करके हम क्या कर सकते हैं, इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम स्टेटमेंट बना लेते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट के रूप में बना लेंगे हम। सारे खर्चे हैं हमारे पास, यहाँ हमारा आ जाएगा। खर्चों को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस ये कैटेगरी होगी जिसके अंदर हम, जैसे वेजेज ऑफ ड्राइवर्स, ये आपका कौन सा किसका पार्ट हो गया, वेजेज ऑफ ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स एंड क्लीनर्स, ये आप सीधा यहाँ क्या कर सकते हो, फिक्स्ड में डाल दोगे। यहाँ पे कितना अमाउंट हो गया आपका इनका, क्योंकि ये खर्चे जो होते हैं फिक्स्ड पीरियडिकल बेसिस पे होते हैं, फिक्स्ड होते हैं 24,000। फिर ऐसे से यही नीचे लिख देते हैं वेरिएबल, या लिख सकते हैं सीधे ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग एंड जो आपका मेंटेनेंस, अलग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक साथ भी लिख सकते हैं, सेमी वेरिएबल और वेरिएबल को। जैसे सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, ये भी फिक्स टर्म में होती है, इसको भी हम उठा के कहाँ कर सकते हैं, फिक्स्ड में डालेंगे, कंट्रोल सी वी। फिक्स्ड अमाउंट कितना है, 10,000। फिर आपका डीजल, ऑयल एंड, ये बिल्कुल ऑपरेटिंग से संबंधित एक्सपेंसेस है, इसको ऑपरेटिंग में डाल देते हैं। अमाउंट है आपका 35,000। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो भी ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, जो कितना है 8,000। फिर टैक्सेशन इंश्योरेंस, देखो ये क्या होता है, फिक्स एक नेचर का होता है, हम पीरियडिकल बेसिस पे पे करते हैं, तो ये फिक्स्ड हो गया। ये कितना हो गया आपका 16,000। फिर से डेप्रिशिएशन, देखो डेप्रिशिएशन की यहाँ बात हो रही है, यहाँ डेप्रिशिएशन की किसकी बात होगी, गाड़ियों के डेप्रिशिएशन की बात करेंगे, है ना। तो वो ऑपरेटिंग से रिलेटेड हो गया वो काम, तो वो कितना है साहब 26,000 डेप्रिशिएशन लगा गाड़ियों पे। फिर है इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस, ये देखो बेसिकली रिलेटेड है आपके पीरियडिकल बेसिस इंटरेस्ट पे करते हैं हम, है ना। फिक्स्ड टाइप के पैटर्न का हो गया 20,000।
ये एक प्रकार से हमने क्या कर दिया, खर्चे कैलकुलेट कर लिया, और टोटल मिला के आपका एक्सपेंसेस कितना हो गया, जोड़ लगा सकते हैं हम। यहाँ हमारा हो गया फिक्स्ड हो गया 70,000 और वेरिएबल हो गया आपका 69,000। आइए अब हमें क्या चाहिए, यहाँ जैसे कि हमने इस पीपीटी में देखा था कि हमें चाहिए यहाँ पर इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर। खर्चे तो हमारे सामने आ गए, अब पैसेंजर किलोमीटर चाहिए। हम क्या करेंगे, इन खर्चों के अंदर इस पैसेंजर किलोमीटर्स को डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, पैसेंजर पर किलोमीटर का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उससे हम टिकट्स वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। आइए पैसेंजर्स पर किलोमीटर यहाँ हम लिख लेंगे, यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं वर्किंग नोट के अंदर। वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ पैसेंजर पर किलोमीटर। यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है बिल्कुल, डिस्टेंस कवर्ड वन वे, नंबर ऑफ ट्रिप्स पर डे, नंबर ऑफ डेज ऑपरेटेड इन मंथ और ईयर, सीटिंग कैपेसिटी एंड सिटी कैपेसिटी, ऑक्यूपेशन रेट। अब यहाँ पर हम इसको लगा लेंगे कि भाई डिस्टेंस कवर्ड कितना है। हम जान रहे हैं कि डिस्टेंस कितनी थी आपकी, दो दो पार्ट में ये, वो है 50 एक घड़ी की, है ना। हमारे पास 5 बस है, तो 5 बस मल्टीप्लाई कर देंगे 5। उसके बाद डिस्टेंस हो गई, नंबर ऑफ ट्रिप। नंबर ऑफ ट्रिप के बारे में, ट्रिप ये लिखा हुआ है 1 राउंड ट्रिप पर डे, तो एक ट्रिप हो गया आपका पूरा, तो एक इधर का एक इधर का, तो 2 हो गए, नंबर ऑफ ट्रिप हो गया। फिर सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नंबर ऑफ डेज इन ऑपरेटेड इन द मंथ, आपके पूरे 30 है, और सीटिंग कैपेसिटी 30। फिर उसके बाद आपका क्या आ रहा है, सीटिंग कैपेसिटी ये हम 50 कर रहे हैं कि भाई 50 जने बैठ सकते हैं इसके अंदर, और उनकी जो ऑक्यूपेंसी रेट बता रही है कि इसमें 75% सीटें कैपेसिटी है उसकी, कैरी लेके जाते हैं हम, तो 0.75। तो ये लगाकर हम क्या कर सकते हैं, वो फॉर्मूले से हम पैसेंजर किलोमीटर निकाल सकते हैं। अब यदि इसको हम फॉर्मूले में फिट करेंगे, 50 इंटू 5 इंटू 2 टू 30 इंटू 50 ब्रैकेट ओपन मल्टीप्लाई बाय 75%, 0.75, 5,62,000 किलोमीटर। तो पैसेंजर किलोमीटर कितने आ गए, पैसेंजर किलोमीटर कितने आ गए, 5,62,000। ये हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ऊपर पैसेंजर किलोमीटर कितने हो गए, 5,62,500। ठीक है, अब पर किलोमीटर निकालना है, यहाँ पर निकाल सकते हैं हम, जैसे 5,70,000 डिवाइड बाय 5,62,500, ये आ गया 12 पैसे, और यहाँ निकाल लेंगे हम 69,000 डिवाइड बाय 5,62,500, टोटल कितना हो गया, 24 रुपए 24 पैसे, 0.2475, लगभग 25 पैसे के आसपास इसकी कॉस्ट आ रही है पर किलोमीटर। तो ये आपकी जो है कैलकुलेशन हो गई, तो ये आपकी आ जाएगी कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, और ऐसे हम निकाल लेंगे एक पर्टिकुलर जो भी आपकी ट्रेवलिंग सर्विसेज जो करवा रहे हो जो कंपनी है, उसकी एक पैसेंजर किलोमीटर के हिसाब से उसकी कॉस्ट निकाल लेंगे। तो यही तरीका है कैलकुलेशन करने का।
यही आपको फॉर्मूला लगाना है और इसी प्रकार से इसको कैलकुलेशन करनी है। सिंपल सा तरीका है, बट हाँ ध्यान रहे पैसेंजर किलोमीटर जब आप निकाले तो उसमें थोड़ी सा ध्यान रखना है। बाकी तो आपकी नॉर्मल जो आपकी कैलकुलेशन है, सारे खर्चे आपके लिखे हुए ही है, उसमें डिवाइड करना है, वो काम वही है। ठीक है, चलिए यहीं तक रखते हैं क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल आप उसको लाइक करें।